अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट नादिया शेख और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद जो कि डायबिटोलॉजिस्ट हैं एंड एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन हैं और थायराइड स्पेशलिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे थायराइड की बीमारी के बारे में, उसके मुख्तलिफ पहलुओं पे आप बात करेंगे। हाँ जी, तो काइंडली आप बताइएगा कि थायराइड की बीमारी या थायराइड ग्लैंड्स क्या होते हैं। बेसिकली जब हम ग्लैंड्स की बात करते हैं तो बस ये आप जहन में रखें कि हमारी बॉडी जो है वो दो किस्म के निज़ाम के थ्रू चल रही होती है। यानी जो हमारी बॉडी का पूरा कंट्रोल है, ये जो आप सांस ले रही हैं या आपके हार्ट एक्टिव होता है या आपकी हार्ट रेट चल रहा है, ये सारा एक निज़ाम के तहत चल रहा है। इसको कंट्रोल कर रहे हैं केमिकल्स। उनमें से दो हिस्से हैं, एक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है जो ब्रेन से सारा लिंक्ड है, और एक हार्मोन्स का सिस्टम होता है जिनको हम एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो है। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनको हम हार्मोन्स कहते हैं, और ये हार्मोन्स बॉडी के वेरियस सिस्टम्स को चलाने में हेल्प करते हैं। सबसे बड़ा जो इसमें से जो एंडोक्राइन ऑर्गन है, जिसको आप ये भी ग्लैंड भी कह सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन के अंदर लोकेटेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है और वहाँ वो फीडबैक सिग्नल्स लेता है बॉडी में से वेरियस केमिकल्स के थ्रू, और फिर उसके रिस्पांस में केमिकल रिलीज करता है। एज ए रिज़ल्ट हमारा निज़ाम एक तरतीब के तहत चल रहा होता है। जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि ये अनासिर क्या होता है, वो अनासिर कायनात क्या है, अनासिर का ज़हूर तरतीब। एक तो आपको शेर आते नहीं है तो क्या किया जाए। तो अनासिर का ज़हूर तरतीबी, अगर आप इस तरतीब को बदल देते हैं तो इसका मतलब आपने बॉडी में बिगाड़ पैदा कर दिया। उस बिगाड़ की, उस केमिकल चेंजेस की वजह से हमारे बिहेवियर्स, हमारे सारा कुछ इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो इन्हीं में से एक ग्लैंड का नाम थायराइड ग्लैंड है। जो थायराइड ग्लैंड जो है वो नेक के अंदर सिचुएटेड होता है। थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनको हम थायरॉक्सिन कहते हैं और TSH कहते हैं, T4 T3 या TSH। ये जो T4 T3 हैं, इनका बॉडी में क्या फंक्शन है, ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं, ये आपकी बॉडी के स्टेमिना को कंट्रोल करते हैं, आप कितने हाइपर हैं, आप कितने चिड़चिड़ापन का शिकार हैं, या आप कितने सुस्त हैं, आप एक्टिव हैं, एनर्जेटिक हैं, या आप सुस्त हैं। ये सारा आपके बॉडी के हार्मोन्स लेवल पे भी डिपेंड कर रहा होता है, बाकी फैक्टर्स के अलावा। तो इसी तरह से जो आपकी नींद है और आपका वेट है, ये भी हमारा हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और स्पेशली थायराइड हार्मोन्स के साथ। जिन पेशेंट्स में थायराइड हार्मोन की कमी होगी वो ज़्यादा नींद का शिकार हो जाएंगे, और जिन में इसकी ज़्यादती होगी वो कम नींद का शिकार होंगे, इनसोम्निया होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह से वेट की बात है, जो वेट है वो वेट लूज होना शुरू हो जाता है, हाइपर थायराइड हो जाए, हाइपो हो जाए तो आपके वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब है बॉडी का सारा जो मेटाबॉलिज्म है वो थायराइड हार्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, और थायराइड हार्मोन्स की जहाँ से रिलीज होती है उस ऑर्गन को हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड को जो ऊपर से कंट्रोल आ रहा होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू आ रहा है, थ्रू ब्रेन आ रहा है, वो जो मैसेज मिलते हैं। तो ये एक सारी एक डिटेल है एनाटॉमी या फिजियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, आप काइंड्स की हम बात कर रहे थे, इसमें आपने बीमारी के बारे में बता दिया, बीमारियों की टाइप्स कितनी इकसाम हो सकती हैं इसकी। 3 मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के साथ थायराइड के मरीज़ आ सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनकी थायराइड की फंक्शनिंग ख़राब हो और उनको हाइपोथायराइडिज्म हो केमिकली। ऐसा भी हो सकता है कि वो हाइपर थायराइड हो केमिकली। ठीक है, अभी जैसे आपने बात की कि बाज़ औक़ात लोगों में कमी होती, बाज़ का ज़्यादती हो गई। तीसरा जो मसला पेशेंट आ सकते हैं वो उसका केमिकली वो यूथायराइड हो। यूथायराइड का मतलब होता है कि केमिकली उनके थायराइड फंक्शन ठीक हो, लेकिन उनकी यहाँ पे थायराइड की स्वेलिंग हो। इसको हम गाइटर भी कहते हैं, और आम ज़बान में, पेशेंट की ज़बान में गलड़ भी कहते हैं। वो जो गला ऐसे स्वेल हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं, इसको गलड़ कहते हैं। और गलड़ की एक पूरी एक बेल्ट है, जो पहाड़ी इलाके हैं सारे हमारे पाकिस्तान के, उनमें गलड़ की बीमारी ज़्यादा कॉमन है। उसकी क्या वजह है? वो आयोडीन डेफिशिएंसी भी एक वजह है उसकी। ठीक है। तो जो 3 ये डिफरेंट मसाइल हो गए, हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म और गाइटर इटसेल्फ, गलड़ की बीमारी। हाइपो के साथ भी गलड़ हो सकता है, और गलड़ अकेला बगैर थायराइड फंक्शन सब की भी हो सकता है। कॉस्मेटिकली वो बुरा लग सकता है, और उसके पीछे कई दफ़ा थायराइड की जो गलड़ होता है या जो अलाइनमेंट होती है उसके पीछे कई दफ़ा कैंसर भी हो सकता है।
तो ये बीमारियां हैं जिनके साथ पेशेंट आमतौर पर हमारे पास आते हैं। अच्छा, आपने दोनों इकसाम बयान कर दिए हैं, हाइपर और हाइपो, और एक थर्ड भी जो कि मोस्ट प्रॉब्ली मेरे दिमाग से निकल गई एक दफ़ा, बताएं ज़रा कौन सी थी थर्ड वन? गाइटर गैलर। ठीक है। अब इनकी इनमें जो है जो इन बीमारियों के पेशेंट्स होते हैं स्पेसिफिकली आप बताइएगा कि अलामात क्या होती हैं पेशेंट्स के सबसे अंदर? पहले हम हाइपोथायराइडिज्म की बात कर लेते हैं। हाइपोथायराइड पेशेंट जो है वो वेट गेन करना शुरू कर देगा, लेकिन उसकी खाना पीने में इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं होगी, इतना इंटेक ज़्यादा नहीं होगा जितना वो वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। फटीग्ड रहते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नींद बढ़ना शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन, हर वक्त सुस्ती छाई हुई है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं और सैड मूड में हैं, जॉब स्पेस पे उनका कंसंट्रेशन लैक करते हैं, जॉब स्पेस पे वो काम करना नहीं चाहते। तो ये उनका कोई फेस चलता है फिर नॉर्मल हो जाते हैं या ये नहीं, ये मुसलसल ये सिम्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जाती है। तो वैसे तो जॉब स्पेस पे कोई भी काम नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो करते ही हैं ना, तो इसलिए हर ऐसा पर्सन जो जॉब स्पेस पे काम नहीं कर रहा वो ज़रूरी नहीं है कि हाइपोथायराइड ही हो, लेकिन उसके थायराइड टेस्ट जरूर होने चाहिए। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे सबके थायराइड की फंक्शन टेस्ट हो जाने चाहिए। यानी आपको लगता है कि जो लोग सुस्त होते हैं, काम नहीं करते, चिड़चिड़े रहते हैं या गुस्सा करते हैं या उनके मूड मिजाज में कोई मसला है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो बीमार हो सकते हैं, हो सकता है उनको थायराइड की बीमारी हो सकती है, और जो ही आप थायरॉक्सिन देते हैं तो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये मैसेज हम जरूर नीचे आपका इंशाल्लाह मैनेजमेंट को। चलिए, तो अब ये ऑन द अदर हैंड मैं रिकमेंड करूँगा कि अंदर पहले टेस्ट किए जाए सब लोगों के। ऑन द अदर हैंड ऐसे लोग जो ओवर एनर्जेटिक हैं, जॉब स्पेस पे बैठे हैं, जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे किसी फर्द को गर्मी के साथ ज़्यादा होने लग जाए, हीट इंटॉलरेंस हो जाए, तो उसको ठंड उनको गर्मी ज़्यादा लगती है, धूप ज़्यादा लगती है, वो हाइपर थायराइड का शिकार होते हैं, उनको एंजाइटी बहुत होती है, वो ओवर एक्टिव रहते हैं, कहते हैं कि भाई ये काम बस जल्दी कर लीजिए, और उनका वेट लूज़ हो जाएगा। तो जो आपको लोग ऐसे लगे जिनका वेट भी कम हो, जो ओवर एनर्जेटिक हों, जो एंजाइटी का शिकार हों और जो हीट इंटॉलरेंस का शिकार हों, जिनको गर्मी ज़्यादा लग रही हो, ये वो लोग हैं, या उनकी कई दफ़ा आंखें बाहर आ जाती हैं। भाई मतलब निकल आती नहीं, निकलती नहीं है, मतलब ऐसे उसको हम किस तरह समझाऊँ आपको, यानी उनके अंदर के जो आंखों के बॉल्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, एक्सोप्थेल्मोसिस को कहते हैं। डिहाइड्रेशन की सूरत में जैसे इंसान की शक्ल एक बन जाती है, से लाइक दैट, उस तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन मतलब वो ये है कि वो समझ आ जाती है, अगर आप देखें तो समझ आ जाती है। ठीक है, तो आप ये कि आई साइंस उसको कहते हैं, ये एक बीमारी होती है, ग्रेव डिजीज उसको कहते हैं, डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाएं या उनकी आंखें, और इन लोगों के अंदर ये है कि इनको नींद कम हो जाती है। ठीक है, सोते कम है ज़रा। वो तो नॉर्मल शख्स भी अगर नहीं सोएगा तो उसको इस तरह प्रॉब्लम नहीं, नॉर्मल शख्स जब नहीं सोएगा तो वो वेट लूज़ नहीं करेगा, इतनी ज़्यादा एंजाइटी या गर्मी उसको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, तो इनकी तो रीजंस होती है। और ये हाइपर रिफ्लेक्सेस होते हैं इनके जब हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं तो हाइपर रिफ्लेक्स की शिकार होते हैं। ये सारे हाइपर थायराइड हो गए, तो हाइपोथायराइड हो सकते हैं, पेशेंट कैन बी हाइपर थायराइड। और थर्ड जो है, अगर उनकी थायराइड की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा नेक के अंदर, तो ऐसा हो सकता है कि वो उसकी वजह से उनके सांस खराब हो, या उसकी वजह से उनको ये खाना पीने में दिक्कत होती हो, कम खाएंगे, नहीं खाएंगे तो क्या फंसने का चांस होगा। नहीं, आप जिनका कह रहे हैं ना कि वेट लूज होता है। नहीं, मैं अब तीसरे पेशेंट की बात करूँ, वो हाइपो होगी ना बात। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको सिर्फ स्वेलिंग होती है। ठीक है, अब ये जो स्वेलिंग है उसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो खाने पीने में उनको मुश्किल होनी शुरू हो जाए, या ग़िज़ा की नाली पे प्रेशर आ जाए, या उनकी सांस की नाली पे प्रेशर आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि उनका सांस खराब हो, ऐसा हो सकता है कि उनको खाने पीने में डिफिकल्टी हो, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो ये है कि थायराइड स्वेलिंग की सूरत में। ठीक, तो ये 3 किस्म के ग्रुप्स हो गए, ठीक, मेनली हाइपर, हाइपो और कैंसर, और ये जो गिल्ड होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टेस्ट कौन से हैं, आप कैसे अपनी जांच करवा सकते हैं टेस्ट के थ्रू, कौन से टेस्ट? जब भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग TSH, और दूसरे 2 टेस्ट होते हैं फ्री T4 और फ्री T3। ओके, ये TSH, फ्री T4, फ्री T3 ये टेस्ट आप करवा सकते हैं। और अगर स्वेलिंग हो तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी कराया जा सकता है, और फिर फिजिशियन की राय से, आपका थायराइड का जो फिजिशियन है, यूजुअली जो थायराइड का फील्ड है वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट डील करते हैं। ठीक है, तो वो आपको अल्ट्रासाउंड या थायराइड स्कैन में से कुछ एक एडवाइस कर सकता है। ठीक है, और याद रखें कि ऐसे नहीं करना कि
कि किसी को स्वेलिंग हो तो वो भाग के इनमोर से या शौकत खानम से या कोई ये जो सेंट्रल न्यूक्लियर मेडिसिन के वहाँ से थायराइड स्कैन कराना शुरू कर दे। हमेशा प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, वहाँ से पहले टेस्ट करवाएं, TSH फ्री, T4 फ्री, T3, फिर उन टेस्टों की रोशनी में अल्ट्रासाउंड या स्कैन जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करे। डॉक्टर साहब सिम्टम्स को देख के आप जाएंगे ना? अगर किसी को सिम्टम्स हो रही हैं तो वो उसके बाद ही जाएगा ना? सिम्टम तो आ गई ना जब उसको स्वेलिंग होगी ना, स्वेलिंग हो गई या पहले हमने ये कंफर्म करना है कि ये नेक स्वेलिंग थायराइड की वजह से, नंबर 1। फिर हमने ये देखना है कि क्या इसमें अल्ट्रासाउंड यूजफुल है या थायराइड स्कैन करवाना चाहिए। देखिए जो थायराइड स्कैन होता है ना, उसमें आपको न्यूक्लियर मटेरियल पिलाया जाता है। वो टेक्नीशियम भी हो सकता है, वो रेडियोआयोडीन भी हो सकती है। मटेरियल पिला के फिर दोबारा आपके इमेजेस लिए जाते हैं, एक्सरे लिए जाते हैं। तो जो आपने न्यूक्लियर मटेरियल पी के टेस्ट करवाना है तो आपको किसी डॉक्टर की एडवाइस लेनी चाहिए ना, अननेसेसरी ना हो जाए वो। बात समझ गई? एक दूसरा ये कि प्रेगनेंसी के अंदर ये नहीं करवाना चाहिए। प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड स्कैन नहीं करवाना चाहिए। ना ही प्रेगनेंसी में रेडियोआयोडीन एज ए ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ये ट्रीटमेंट भी होती है इसलिए नहीं लेनी चाहिए। और इसी तरह जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं जो बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए और मशवरा करना चाहिए अपने फिजिशियन के साथ कि मैं क्या करूँ। ठीक है। तो बहरहाल ये फ़ायदेमंद होता है बीमारी की तशखीस में, लेकिन कब फ़ायदेमंद होता है ये आपका फिजिशियन ही बता सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी क्वेश्चन मेरा रह गया कि पूछ लें, अब रह क्यों गया? 2 रह गए तो पूछ लें। अभी मैंने अभी बीमारी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या इसमें कंपल्सन है एज की, जेंडर की? या कोई कंपल्सन नहीं है एज और जेंडर की। किसी भी एज में किसी भी को भी हो सकता है, किसी भी एज में कोई भी बीमारी हो सकती है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि थायराइड कैंसर की रेशो 30 ईयर से कम एज में ज़्यादा है। 30 से कम मतलब यंग एज में ज़्यादा है ना। ठीक है। थायराइड कैंसर की रेशो यंग एज में ज़्यादा है। सिमिलरली जो हाइपरथायराइडिज्म जिसमें आंखें भी बाहर को आ जाती, बड़ी हो जाती हैं, ग्रेव डिजीज है, उसके इंसिडेंस भी कोई 20 और 30 की एज में ज़्यादा है। ग्रेव डिजीज, हाँ, और फिर लेट एज में भी ज़्यादा है। तो दोनों तरह से आ सकते हैं। प्रेग्नेंट खवातीन के बारे में तो आपने खुद ही बात कर ली, क्वेश्चन मैंने पूछना था लेकिन वो आपने क्लियर कर दिया कि प्रेगनेंसी में इसके क्या असरात होते हैं बच्चे पे। प्रेगनेंसी में असरात और बात है, आयोडीन और बात है। प्रेगनेंसी में असरात ये है कि अगर कई सारे आप पेशेंट्स जो है हमें मिलते हैं जो अनएक्सप्लेन्ड अबॉर्शंस के साथ आते हैं कि उन्होंने कंसीव किया और फिर उनके अबॉर्शंस हो गई, मल्टीपल टाइम उनके अमल ज़ाया हो गए। तो उसमें जब हम डिटेल में टेस्ट करवाते हैं तो वो TSH फ्री, T4 में कुछ ख़राबी होती है, थायराइड के फंक्शन ख़राब होते हैं। तो इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर कोई सिम्टम्स हों सजेस्टिव तो उनके थायराइड टेस्ट फौरी कराई जाए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करा ली जाए। और अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, बारिशें वगैरह, तो फिर तो मैंडेटरी हो जाता है कि आप उसके हर सूरत टेस्ट करवाएं। इलाज के बारे में क्या? अच्छा जी, इलाज अब इस तरह से है कि इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा है कि अगर कोई पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, यानी उसकी बॉडी में थायरॉक्सिन की कमी है, तो ऐसे पेशेंट का इलाज थायरॉक्सिन की टैबलेट की सूरत में है। आम तौर पे जो ऑटोइम्यून हाइपोथायराइडिज्म होता है, जो मुझसे सारी ज़िंदगी रहना होता है, उसमें थायरॉक्सिन की टैबलेट्स लेनी होती हैं और सारी उम्र लेनी होती है। क्रॉनिक है ये? क्रॉनिक है, हाशिमोटो होता है और क्रॉनिक होता है। और नाश्ते से 1 घंटा पहले ये टैबलेट्स खानी होती हैं। नाश्ते में कोई भी आयरन या कैल्शियम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज आयरन और कैल्शियम इसकी अब्जॉर्प्शन को ख़राब करते हैं। ठीक है। तो डोज मिस भी नहीं करनी चाहिए और बगैर डॉक्टर की एडवाइस के उसको कम या ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। थायरॉक्सिन की जो टैबलेट्स हैं वो अक्सर बाज़ार में से नहीं मिल रही होती पेशेंट को। अच्छा। ये भी एक मसला है। तो फिर कहाँ से? तो उसकी वजह ये कुछ शॉर्ट हो जाती हैं और उसकी कुछ ब्लैक का भी इशू है। तो आपको जब भी मिले अच्छी क्वांटिटी में, अगर आप थायराइड के पेशेंट हैं, आपको अच्छी एक क्वांटिटी में थायरॉक्सिन ख़रीद के रख लेनी चाहिए। इतनी महंगी नहीं है ये। ठीक है। अभी रिसेंटली एबट कंपनी ने थायरोनाम के नाम से टैबलेट लॉन्च की है, तो थायरोनाम भी मिल जाती है। फिर एक इम्पोर्टेड सोर्स से आती है, उसको हम कहते हैं एल्ट्रोक्सिन। तो ये थायरॉक्सिन, एल्ट्रोक्सिन, थायरोनाम, ये 3 मुख्तलिफ नाम है। तो जो भी पेशेंट ले रहा है वो उसको इन नामों का इसलिए पता होना चाहिए कि कई दफ़ा उसे थायरॉक्सिन मिल जाएगी, कई दफ़ा उसे एल्ट्रोक्सिन मिल जाएगी और कई दफ़ा उसे थायरोनाम लेनी पड़ेगी। तो वो तीनों में से कोई भी ले लेंगे। वो डोज बस सेम बना लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 150 ले रहे हैं तो 150 बना के लें, तो सेम डोज लें। तो ये है कि वो ख़रीद सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब दूसरे पेशेंट हैं जिनको हाइपर थायराइड है,
जिनके अंदर उनके अंदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिफरेंट हैं, उनमें हम टैबलेट्स भी यूज़ करते हैं। ऐसे ही पेशेंट जो टैबलेट्स के अलावा जो दूसरी ऑप्शन लेना चाहते हैं, क्योर करना चाहते हैं हाइपरथायराइड को, वो रेडियो एक्टिव आयोडीन भी ले सकते हैं। अच्छा, ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो होती है ये कैसे देते हैं, आपको वो आइडिया? एक ही दफ़ा पिलानी होती है और फिर थायराइड जल जाता है। वो तो गला नहीं उससे डैमेज, मतलब कोई ऐसी कौन सी? आपको मतलब जलाते हैं? आई डोंट नो, आप वैसे इसमें जलाते हैं केमिकली, लेकिन वो आपको हर्ट नहीं करता? नहीं, हर्ट नहीं करता। ओके। यहाँ लोगों के दिल को हर्ट करते हैं, लेकिन हम किसी को हर्ट नहीं करते। हम तो रेडियो आयोडीन पिलाते हैं लेकिन हर्ट फिर भी नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक केमिकल डिस्ट्रक्शन होती है रादर देन फिजिकल। ओके। यानी जलाना प्रैक्टिकली उस तरह नहीं होता जैसे फिजिकल जलाना होता है। तो उसके जो केमिकल जलाना, खराबी पैदा हो रही है उसको जाके हिट करेगा या टारगेट करेगा। अब ये जो रेडियो आयोडीन पीने का चक्कर ये है कि आप जाते हैं शौकत खानम हॉस्पिटल में, या आप जाते हैं इनमोल जो सरकारी सेटअप में है इनमोल, ठीक है, वहाँ जाके वो आपको आपकी डोज कैलकुलेट करते हैं कि इसकी इतनी डोज देनी है आयोडीन की, ठीक है। और फिर रेडियो फार्मेसी होती है। आपका पेशेंट आउटडोर बेसिस पे वहाँ जाते हैं, पेशेंट जाके उसको एक सामने लेड की शीट लगा देते हैं ताकि उसकी आयोडीन फैले ना, उस तरह बिठा के पेशेंट को उसको शीशी में भर के डोज दे देता है जो रेडियो फार्मासिस्ट होता है। अच्छा, वो उससे डोज ले के पेशेंट फिर वापस बाहर आ जाता है। 3-4 दिन उसने अवॉइड करना होता है छोटे बच्चों को एक्सपोजर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई खातून वहाँ पे अपने बच्चे छोटे को पाल रही है, 1 साल का या 2 साल का या 3 साल का बच्चा है जो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, हर वक्त माँ के साथ जो है वो चिपका हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो फिर आयोडीन उसके लिए सही ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बच्चे को 3 दिन 4 दिन उसको अलहदा रखना पड़ेगा। बिकॉज एक्सपोजर हो सकता है बच्चे को और उससे उसको कैंसर होने का रिस्क हो सकता है, कैंसर होने का। ओके। तो इसलिए ये एक एक्सपोजर जो है मिनिमाइज करना होता है बच्चों को। तो जो भी पेशेंट ये ऑप्शन लेते हैं फिर उनको हम उस हिसाब से समझा देते हैं। वन, दूसरा ये कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, हमला ख़वातीन, उनको आयोडीन नहीं पीनी चाहिए एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन। रेडियो एक्टिव आयोडीन की बात कर रहा हूँ। कई दफ़ा हमारी फीमेल्स पता नहीं मतलब कल्चर कह लें जैसे भी है, मैंने 1-2 केसेस के बारे में ऐसे सुना कि उन्होंने आयोडीन पी ली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और बताया भी नहीं कि भाई प्रेगनेंसी चल रही है। तो एक तो ये है कि सेंटर्स जिन पे भी जाएं आप, सरकारी सेटअप में जाएं या प्राइवेट सेटअप में, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर कि इसमें प्रेगनेंसी नहीं चल रही। डॉक्टर को तो बताना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड ये जो हमारे सेंटर्स हैं उनको भी स्क्रीन कर लेना चाहिए। करते हैं वैसे। खातून ने नहीं बताया था उसके साथ क्या हुआ? देखिए, दो है ना। एक तो जैसे एक पेशेंट को तो मैं मिला हूँ, उनको टेक्नीशियन स्कैन उनका हो गया, तो वो उन्होंने स्कैन करवा लिया, बताया नहीं, स्कैन भी नहीं करते, उसमें ऑल और नन रिस्पांस आ सकता है, या तो टोटल एबॉर्शन हो जाएगी या कुछ भी नहीं होगा। ओहो। तो वो तो बहरहाल बचत हो गई। और जो आयोडीन पी है उनमें कुछ और रीजन की वजह से मिसकैरेज हुआ था। अच्छा। कुछ और भी मेडिकल रीजन साथ थे। तो कहने का मतलब है कि पेशेंट को खुद क्लियर करना चाहिए एट द सेंटर कि जी ये प्रॉब्लम्स आती है, चीज़ें भी चल रही हैं। लेकिन सेंटर्स भी कई दफ़ा उसको ये करते हैं वेरीफाई। बट ये यूरिन टेस्ट है, जैसे आपने यूरिन टेस्ट की है प्रेगनेंसी का, तो कई दफ़ा ये हो सकता है कि ये सही ना हो और बीटा HCG लेवल बड़ा हो, अभी यूरिन टेस्ट बाद में पॉजिटिव आए, तो ऐसा हो सकता है समटाइम। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन बात करेंगे, वो सर्जरी की बात। सर्जरी उस वक्त इंडिकेटेड होती है जब आपका साइज जो थायराइड का स्वेलिंग है वो बहुत ज़्यादा हो, जब आपका साइज जो है वो आपकी सांस की नाली को प्रेस कर रहा हो, या आपके खाने में डिफ़िकल्टी कर रहा हो, या फिर कैंसर की कई फॉर्म्स ऐसी हैं। जब हम पहले टेस्ट ले लेते हैं यहाँ से, FNAC उसको कहते हैं। ये FNAC एक बड़ा सादा सा टेस्ट होता है, एक्सरेंज के साथ सैंपल लेते हैं। तो FNAC की बेस पे हमें ऐसा आइडिया हो जाए कि ये पेशेंट थायराइड कैंसर का हो सकता है, तो हम उसमें सीधा उसको सर्जरी की तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो जब थायराइडेक्टमी हो जाती है तो थायराइड निकाल देते हैं, तो उसके कुछ अरसे बाद फिर थायरॉक्सिन लेनी पड़ती बाहर से, बिकॉज आपने ग्लैंड निकाल दिया, तब उसकी जो सिक्रीशंस है केमिकल वो अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहे, अब आपको बाहर से देने। तो सर्जरी कुछ केसेस में लेस देन 10% केसेस में रिकमेंडेड होती है। तो ये मेनली 3-4 ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो मैंने बता दी।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया आज के हमारे टॉपिक को। नाज़रीन, हम अगले हफ्ते इसी टाइम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक भी मैं आपको बता दूं, हम नेक्स्ट टाइम डायबिटीज़ और गुर्दों की बीमारी के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।